सो हे व्हाट्सअप ओताकू आर्मी, आई ट्यून माय एक्स हस्बैंड्स मैड डॉग के एपिसोड 2 में तुम्हारा स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था राइनहार्ड डेट्रिक को विलियम से मिलाती है, फिर विलियम और डेट्रिक एक दूसरे को देखते हैं। आगे डेट्रिक कहता है माय लेडी, क्या यही वो बच्चा है? फिर राइनहार्ड कहती है हाँ यही वो बच्चा है जिसने मेरी जान बचाई थी, तो तुम उसके साथ नाइस रहना और अच्छे से बिहेव करना। तो चलो जाओ, तुम उसके बगल में जाकर बैठो। फिर डेट्रिक विलियम के पास आता है और उससे कहता है हेलो विलियम, लेकिन विलियम उससे कुछ भी नहीं कहता और भाग के दरवाजे के पीछे चले जाता है। फिर राइनहार्ड उसे कहती है विलियम क्या बात हो गई, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? लेकिन राइनहार्ड के बुलाने पर भी विलियम आता नहीं। ये देखकर डेट्रिक कहता है माय लेडी, उसको वापस बुलाओ। राइनहार्ड कहती है नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले विलियम को बहुत सारे लोगों ने अब्यूज कर रखा है। तो मुझे लगता है यही रीजन है कि वो तुमसे इतना डरा हुआ है, क्योंकि उसके लिए तो तुम बिल्कुल अनजान हो। फिर डेट्रिक कहता है माय लेडी, इसको आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कुछ भी करके उसको अच्छे से टीच करूंगा। लेकिन तभी राइनहार्ड कहती है अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा टेस्टी होगा। फिर वो डेट्रिक से कहती है अरे तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं उस बच्चे को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ये सुनकर डेट्रिक कहता है माय लेडी, आपको देखकर कोई भी ऐसा सोच सकता है, मानो आपको पहले से ही बच्चों को पालने का एक्सपीरियंस है। खैर जो भी हो, अब मेरे पास कोई और चॉइस तो है नहीं। ऑलराइट, फिर मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो खड़ा होता है और राइनहार्ड से कहता है माय लेडी, अगर आप इस डिश के ऊपर मेयोनीज को डालोगी तो ये और भी ज्यादा डिलीशियस लगेगा। तभी उन दोनों की नजर विलियम पर पड़ती है। विलियम वहां से भाग रहा था। ये देखकर डेट्रिक कहता है क्या मुझे उसे वापस लेके आना चाहिए? राइनहार्ड कहती है अरे नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में जब उसको भूख लगेगी तो वो अपने आप वापस आ जाएगा। तो चलो अभी के लिए तुम इसको खा लो, हो सकता है ये हमारा इस साल का आखिरी खाना हो, क्योंकि कल से न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। डेट्रिक कहता है ऑलराइट माय लेडी, आप भी इसको एंजॉय करिए। तभी सीन शिफ्ट होता है 4 दिन बाद का। राइनहार्ड और डेट्रिक विलियम के पास आते हैं। तभी राइनहार्ड कहती है विलियम, अभी 4 दिन बीत चुके हैं जब से तुम अपने रूम से बाहर निकले हो, और तुमने इन 4 दिनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। आखिर अब तुम इस तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? फिर विलियम हमेशा की तरह नो कहता है। राइनहार्ड कहती है अब तुम्हारा नो से क्या मतलब है? मैंने कहा ना तुमसे बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें। तभी वो डेट्रिक से कहती है आखिर इस जैसे छोटे बच्चे को मुझे किस तरह का थ्रेट देना चाहिए? फिर डेट्रिक पूछता है माय लेडी, आखिर इसकी एज कितनी है? राइनहार्ड कहती है ये बस 16 का है। ये सुनकर डेट्रिक एकदम शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट द फक माय लेडी, क्या आप सच कह रही है? ये सुनकर राइनहार्ड कहती है क्या तुमने अपने सुपीरियर को अभी गाली दी? फिर डेट्रिक कहता है अरे नहीं माय लेडी, आप गलत समझ रही है, असल में मैं तो ये सुन के बिल्कुल सरप्राइज हो गया था कि ये बस 16 का ही है। ये सुनकर राइनहार्ड भी कहती है हाँ मुझको भी ऐसा लगता है कि अभी ये बहुत छोटा और कमजोर भी है। डेट्रिक कहता है माय लेडी, ये आप क्या बात कर रही है? यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे 16 साल के बच्चे मिल जाएंगे, एंड हाँ उनमें से कुछ बहुत ज्यादा जाइंट भी लगते हैं देखने में, क्योंकि उनकी डाइट ही बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये बच्चा तो कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश बिहेव कर रहा है। इतने नखरे तो न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं करा करते, एंड अब जब इसके 16 साल के होने के बावजूद इसकी ये हालत है, तो मुझे लगता है जब मैं 16 साल का था मैंने मार्कस लिंके को फॉलो किया वॉर के अंदर, एंड उन्हें पूरा सपोर्ट किया। ये सुनकर राइनहार्ड भी कहती है हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा, उस वक्त तुम मेरे फादर के अप्रेंटिस हुआ करते थे। फिर डेट्रिक राइनहार्ड से कहता है माय लेडी, अब क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल एक कैट की तरह क्यूट दिखता है, तो आप इसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह देखती है और इसको अपने कुछ ज्यादा ही पास रखा करती है। ये सुनकर राइनहार्ड कहती है डेट्रिक तुम बिल्कुल गलत हो। लेकिन डेट्रिक कहता है माय लेडी, इसको आप अब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस जैसे बच्चों को कैसे संभाला जाता है। ये कहकर वो विलियम को टांग से उल्टा पकड़कर उल्टा लटका देता है। फिर वो कहता है विलियम, ये नाम, जहाँ तक मुझे पता है ये नाम तुम्हें माय लेडी ने दिया है, तो तुम कभी भी वो मैन नहीं बन पाओगे जो कि इस नाम पर खड़ा उतरे। लेकिन तभी राइनहार्ड पीछे से कहती है डेट्रिक ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम उस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना। लेकिन आगे डेट्रिक कहता है तो तुम 16 साल के हो? हाँ। हे, क्या तुम्हें पता है जब मैं 16 साल का था राइनहार्ड ने मुझे प्रपोज कर दिया था। लेकिन ये सुनकर राइनहार्ड डेट्रिक पर चिल्लाते हुए कहती है तुम बेवकूफ बास्टर्ड, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? इस तरह की बातें बच्चों को बताना जरूरी है क्या? डेट्रिक कहता है लेकिन क्यों माय लेडी, क्या ये सच नहीं है? लेकिन तभी वो दोनों एक साथ डेट्रिक को देखते हैं। फिर डेट्रिक विलियम से कहता है बस तुमको देखकर ही मैं ये बता सकता हूँ कि तुम भले ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन तुम ये अच्छे से जानते हो कि अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करना है। एक 16 साल का बच्चा अपने आप में बहुत स्मार्ट और क्लेवर होता है। फिर आगे डेट्रिक कहता है तो कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब भी तुम राइनहार्ड को साइड से ही खड़े होके देखते रहोगे क्या? ये सुनकर विलियम कहता है नो,
अरे वाह, जरा देखो तो, इसकी आंखों में वो चमक। वो विलियम से कहता है, आगे से मुझे रिस्पेक्ट से देखना, अब क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर होने वाला हूँ। ये देखकर राइनहार्ड फ्लैशबैक की एक मेमोरी याद करती है, जहाँ पर वो एक पाम ट्री के ऊपर होती है और नीचे से डेट्रिक कहता है, यंग मिस प्लीज आप नीचे आ जाइए, क्योंकि वहां से आप गिर सकती है। फिर राइनहार्ड कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि जोहाना ने कहा था वो मेरे लिए एक बहुत ही डिलीशियस एप्रिकॉट जैम बनाने वाली है, एंड इस पेड़ के ऊपर मुझे बिल्कुल परफेक्ट एप्रिकॉट मिल चुके हैं। मेरा हाथ उन तक बस पहुंचने ही वाला है, सो बस तुम थोड़ा वेट कर लो। लेकिन ये कहते कि साथ ही राइनहार्ड का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी डेट्रिक उसे पकड़कर बचा लेता है। फिर राइनहार्ड थोड़ा ब्लश करने लगती है। डेट्रिक कहता है, माय लेडी क्या आप ठीक है? तभी प्रेजेंट में उन्हीं सब मेमोरीज को याद करते हुए राइनहार्ड कहती है, डेट्रिक ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन डेट्रिक कहता है, माय लेडी आप हमें इंटरप्ट मत कीजिए, क्योंकि मेंस के बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। लेकिन आखिर तुम उस बच्चे के साथ करना क्या चाहते हो? ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी क्या आप चाहती है कि मैं दोबारा से अपनी अर्नेस्ट फैमिली में वापस चले जाऊं? फिर माहौल थोड़ा साइलेंट हो जाता है। फिर राइनहार्ड कहती है, आई एम सॉरी विलियम, पर तुम मेरा विश्वास करो, डेट्रिक सही में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टीचर रहेगा। फिर वो उसकी फोरहेड पे किस करती है और कहती है, जो कुछ भी वो तुम्हें करने को कहे वो तुम जरूर करना और उसकी बात अच्छे से सुनना, एंड मुझे पूरा बिलीव है कि एक दिन तुम एक कूल मैन बनोगे। राइनहार्ड के मुंह से ये सब सुनकर विलियम बहुत शर्मा जाता है। ये देखकर डेट्रिक भी कहता है, माय लेडी क्या आप इसके साथ कुछ ज्यादा ही जेनरस बिहेव नहीं कर रही? वैसे अगर देखा जाए स्टूडेंट को छोड़ के अगर आप इस ब्रिलियंट टीचर को पॉइंट्स देना चाहो तो कितने दोगे? ये सुनकर राइनहार्ड कहती है, अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम पहले से ही बहुत कूल हो। फिर डेट्रिक कहता है, माय लेडी ये कॉम्प्लीमेंट इतना बुरा भी नहीं था। फिर राइनहार्ड उससे कहती है, अब जो भी हो तुम बस विलियम का अच्छे से ख्याल रखना और उस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना। फिर डेट्रिक राइनहार्ड के हैंड्स पर किस कर लेता है और कहता है, यस माय लेडी जैसा आप कहेंगी वही मैं करूंगा। ये देखकर विलियम भी थोड़ा जेलस फील करता है। उसके बाद डेट्रिक विलियम की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। फिर राइनहार्ड भी उसे नोटिस करती है और कहती है, आखिर क्या बात हो गई? फिर वहां से जाते हुए डेट्रिक कहता है, अरे नहीं माय लेडी ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। फिर वो विलियम को बाहर लेके आ जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद कहता है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगा। मैं उन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो कि मेरी रफ्तार को मैच नहीं कर पाते, एंड हो सकता है माय लेडी कुछ ज्यादा ही काइंड हो तुमसे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या तुम जानते हो मैं हमेशा राइनहार्ड की साइड पे खड़े होके क्या करता हूँ? मैं उन लड़कों को पकड़ता हूँ जिनकी आंखों में तुम्हारे जैसा ही लुक हो। फिर वो मन में कहता है, ये आंखें, मैं इनको देखकर अच्छे से बता सकता हूँ कि ये सब कुछ समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे वो विलियम से कहता है, मैंने सुना कि तुमने माय लेडी की जान बचाई, एक छोटा बच्चा जो कि अपने मुंह से ढंग से बोल भी नहीं सकता। तुम एक बात अच्छे से जान लो, ये तुम्हारे जैसे के लिए बहुत होनर की बात है कि तुम्हें माय लेडी की जान बचाने का मौका मिला, एंड मैं डेट्रिक अर्नेस्ट तुम्हें एक ऐसा नाइट बनाऊंगा जो कि उस होनर पर खड़ा उतर सके। अब क्योंकि माय लेडी की भी यही इच्छा है, तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो जल्दी से खड़े हो जाओ और इस स्वॉर्ड को पकड़ो। ये कहकर वो विलियम को एक वुडन स्वॉर्ड पकड़ा देता है। फिर विलियम उस स्वॉर्ड को पकड़कर खड़े हो जाता है। फिर डेट्रिक मन में कहता है, मैंने सोचा था कि मैं राइनहार्ड को कुछ भी करके कन्विंस कर लूंगा कि वो इस कर्स्ड और फ्रीजिंग टेरिटरी को छोड़ के चले जाए किसी दूसरी सेफ प्लेस पर, जब शुरुआत में मैं लुदैन में एंटर करा था। अब जो भी हो, वैसे भी बहुत दिन बीत चुके हैं जब से मैं एम्पायर को छोड़ के लुदैन में आया हूँ। फिर इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और विलेज के जितने भी लोग हैं वो डेट्रिक को बहुत प्रेज कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं, यंग मैन तुम तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी सफाई के साथ पिक को काटना जानते हो। आगे कुछ लोग कहते हैं, हमने आपके जैसा नाइट सच में पहली बार देखा है। फिर डेट्रिक हंसते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट भी मुझे पहली बार मिला है। वैसे कुछ भी कहें, लेकिन ये ह्यूमंस के थ्रोट को काटने से बेटर ही फील करता है एटलीस्ट। फिर पीछे खिड़की से राइनहार्ड पे उसको देखकर कहती है, सच में डेट्रिक की फ्रेंड्स बनाने की एबिलिटी तो बहुत कमाल की है। I mean, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ की लॉर्ड होने के बावजूद मैं लोगों को अवॉइड कर रही हूँ, जबकि मुझे 2 महीने भी हो चुके हैं यहाँ पर। तभी वो पीछे पलट के देखती है, उसको कोई कहता है राइनहार्ड। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं विलियम है। उसको देखकर राइनहार्ड कहती है, विलियम आखिर तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ? फिर वो टूटे फूटे वर्ड्स में बोलता है, डेट्रिक। ये सुनकर राइनहार्ड कहती है, क्या डेट्रिक? फिर वो बहुत ज्यादा हंसते हुए कहती है, क्या सच में डेट्रिक ने तुम्हारे बाल काटे? इसको देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो चूहे तुम्हारे बाल को कुतर के ले गए। ये सुनकर विलियम भी थोड़ा ब्लश करने लगता है। आगे राइनहार्ड कहती है, चलो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बालों को जरा ठीक कर देती हूँ
तभी वो याद करती है कि डेट्रिक ने उससे क्या कहा था। अगर ये पूरी तरह 16 साल का होने से पहले सही से बोलना नहीं सीखता या फिर अच्छे से स्वॉर्ड को नहीं स्विंग कर पाता तो मैं इसे खूब मारूंगा जब तक ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करने लग जाता। ये सुनकर राइनहार्ट उसे कह रही होती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? यही सब सोचते हुए वो कहती है, मुझे लगा था डेट्रिक इसको कहकर बस एक एक्सक्यूज देना चाह रहा है ताकि वो विलियम को मार सके, लेकिन अब जब मैं नोटिस कर रही हूँ विलियम सच में पहले से बहुत इम्प्रूव हो चुका है। असल में ये तो कुछ ज्यादा ही रफ्तार से ग्रो कर रहा है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ जब मैं इसको सिखा रही थी। फिर राइनहार्ट विलियम से कहती है, हाँ वैसे अब तुम थोड़ा क्यूट लग रहे हो, लेकिन तुम और भी ज्यादा क्यूट लगोगे अगर मैं तुम्हारे थोड़े और बाल काट दूं तो। ये कहकर वो विलियम के बाल काटने लगती है। भले ही मेरा पहली बार है कि मैं किसी के बाल काट रही हूँ, लेकिन फिर भी ये डेट्रिक से तो बेटर ही लग रहे हैं देखने में। फिर थोड़ी देर बाद डेट्रिक विलियम के पास आता है और हंसते हुए कहता है, क्या आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? क्या तुम कहीं की मिलिट्री में ज्वाइन हो रहे हो? ये सुनकर विलियम हमेशा की तरह कहता है, नो। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, आखिर अब तुम्हारा नो से क्या मतलब है? तुम्हारी अभी भी नो कहने की हैबिट छूटी नहीं। फिर पीछे से राइनहार्ट भी कहती है, डेट्रिक अब तुम उसका मजाक बनाना बंद करो। वो कहता है, ऑलराइट माय लेडी, मुझे माफ करना, बस मेरी हंसी रुकी नहीं रही थी। तभी डेट्रिक विलियम के सर पे फ्लिक करता है और कहता है, मुझे ये करना बहुत पसंद है क्योंकि इसके बाद तुम्हारा फोरहेड मुझे अच्छे से दिख पाता है। तो इसी तरह विलियम के सर पे वो बार बार फ्लिक करता रहता है। फिर राइनहार्ट भी उसे कहती है, अरे डेट्रिक अब बस भी करो उसे टीज करना। तभी पीछे से एक सर्वेंट आती है और कहती है, मिस आपका खाना रेडी है। फिर उस खाने को देखकर डेट्रिक कहता है, वो मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि खाना तो बहुत इनक्रेडिबल है, बॉइल्ड पोटैटोस और मक्के का सूप। ये सुनकर राइनहार्ट उसे कहती है, तुम बस शांति से इसको खा लो, ये इस ठंडे वेदर के अंदर बिल्कुल बैंक्वेट की तरह कंसीडर करा जा सकता है। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी आप तो मुझे इस तरह डांट रही है जैसे मैं कोई भुक्कड़ हूँ। फिर राइनहार्ट कहती है, क्योंकि तुम्हारे बगल में जो बच्चा बैठा है उसने भी अभी तक फूड से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स नहीं करी। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी आप गलत समझ रही है, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप चाहती है कि इस लड़के की ग्रोथ बिल्कुल मेरी तरह हो तो इसे आपको और ज्यादा मीट देना होगा। ये सुनकर राइनहार्ट मन में सोचती है, वैसे ही सही कह रहा है, आखिर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फिर वो डेट्रिक से कहती है, ओके कैसा रहेगा अगर हम इसको मेरे पोर्शन के अंदर से मीट दे देते हैं। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी क्या आप मजाक कर रही हैं? आप कैपिटल में एक डिस्काउंटेस थी, आपको तो यहाँ पर एक लॉर्ड की तरह ट्रीट करना चाहिए, और वैसे भी इतने ठंडे वेदर में आपके लिए अच्छा खाना होना जरूरी है। राइनहार्ट कहती है, लेकिन मुझे इतनी सर्दी लग नहीं रही। लेकिन डेट्रिक उसके लिप्स पे फिंगर रखकर उसे चुप करा देता है और कहता है, कैसा रहेगा माय लेडी अगर आप यही बात अपने कोट को उतार के कहें एंड किसी बतख की तरह बकबक करना बंद करिए। माय लेडी मैं अभी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत वक्त हो गया, मैंने विंटर में हंटिंग नहीं करी। माय लेडी मैं अपने साथ इस लड़के को भी ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, क्या हंटिंग पर, और वो भी इसको? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती डेट्रिक कि तुम इतनी डेंजरस हंटिंग में अपने साथ एक छोटे बच्चे को ले जा रहे हो? ये सुनकर डेट्रिक विलियम से पूछता है, ए क्या तुम छोटे बच्चे हो? फिर विलियम अपनी गर्दन को हिलाता है। ये देखकर डेट्रिक हंसते हुए कहता है, देखा मैंने कहा था ना माय लेडी कि अब ये एक बड़ा लड़का है। फिर राइनहार्ट कहती है, अब तुम बकवास करना बंद करो। ये कहकर वो मन में सोचती है, हमारे पास तो इनफ गार्ड्स भी नहीं है जो कि पूरे कैसल को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। फिर वो डेट्रिक से कहती है, ऑलराइट तो तुम अच्छे से प्रिपेयर कर लो और प्लीज मरना मत। तभी सीन शाम की तरफ शिफ्ट होता है। राइनहार्ट विलियम को ब्रश करा रही थी, तभी पीछे से डेट्रिक आता है और उससे कहता है, अगर तुमने अभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करा तो कल सुबह होते के साथ ही मैं तुम्हें फ्रंट लाइन में डाल दूंगा। फिर राइनहार्ट उससे कहती है, जब मैं छोटी थी मुझे भी ब्रश करना पसंद नहीं था, लेकिन फिर मेरे फादर ने कहा अगर मैं अच्छे से ब्रश नहीं करूंगी फिर प्रिंस मेरे पास आ जाएगा और मुझे किडनैप कर लेगा। फिर वो मन में कहती है, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह प्रिंस को स्टैप कर दूंगी और उसे इतना सफर कराऊंगी। ये सुनकर विलियम कहता है, राइनहार्ट क्या सच में तुमको भी ब्रश करना पसंद नहीं था? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। आगे वो उससे कहती है, लेकिन मुझे वो लड़के भी पसंद नहीं है जो अपने दांतों को ब्रश नहीं करा करते। ये सुनकर विलियम बहुत मोटिवेट हो जाता है और ब्रश करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी आप तो इसको बिल्कुल 6 साल के छोटे बच्चे की तरह थ्रेटन कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अभी इतना छोटा भी नहीं है, ये 16 साल का है। ये सुनकर राइनहार्ट मन में कहती है, डेट्रिक अब बस भी करो, आखिर मैं इसके साथ इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती हूँ जबकि इतना क्यूट दिखता है। फिर राइनहार्ट कहती है, विलियम क्या तुमने ब्रश कर ली? चलो इधर आओ, मुझे जरा देखने दो। फिर वो उसकी फिंगर को विलियम के मुंह में डालती है एंड अच्छे से देखती है कि इसने ब्रश करी है कि नहीं। ये देखकर विलियम बहुत ब्लश करने लगता है। फिर राइनहार्ट उससे कहती है, बहुत अच्छे, तुमने अच्छे से ब्रश करी है।
तभी सीन शिफ्ट होता है। राइनहार्ड विलियम को स्टोरी सुनाते हुए कहती है, हेल्से गॉडेस ऑफ रिवेंज, उसे रेनडियर से बहुत ज्यादा नफरत है। एंड क्योंकि एलुटिका गॉड ऑफ पीस और प्रॉस्पेरिटी है, उसने रेनडियर्स का इस्तेमाल किया ताकि हेल्से ने जो रिवेंज प्लान किया है उसको इंटरप्ट कर सके। एंड जो वर्ल्ड ट्री है वो रेनडियर्स के हॉर्न से ही ग्रो करता है। एंड फिर हेल्से को पता लगा कि उस वर्ल्ड ट्री के अंदर जो फ्रूट्स है वो खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तो ये जानते हुए भी कि रेनडियर्स उसको रोकने के लिए आएंगे, वो उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकती। तो इसीलिए जब कभी भी हम उसको देखना चाहते हैं वो यूजुअली हमें रेनडियर्स के ऊपर ही सोती हुई मिलेगी, उसके फ्रूट्स को खाने के बाद। ये सब सुनते हुए डेट्रिक कहता है, माय लेडी, आप इतनी कमाल की ग्रेट स्टोरी को इस बच्चे को क्यों सुना रही है जो कल सुबह मेरे साथ रेनडियर्स की हंटिंग करेगा। ये सुनकर राइनहार्ड कहती है, अब तुम बस भी करो डेट्रिक, यही इकलौती रेनडियर्स के बारे में स्टोरी है जो मैं जानती हूँ। फिर डेट्रिक कहता है, ऑलराइट माय लेडी, मुझे माफ करना। फिर राइनहार्ड अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसी वजह से लोग कहते हैं कि जब कभी भी विंटर्स में मौसम गर्म होता है, इसका मतलब आलूटिका ने सक्सेसफुली हाल्से को सुला दिया रेनडियर के ऊपर। लेकिन जब वो गर्माहट वाले दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद बर्फ का एक बहुत ही बड़ा तूफान आएगा हेल्से के गुस्से के कारण। फिर डेट्रिक दोबारा से कहता है, माय लेडी, क्या ये स्टोरी एक बच्चे को सुनाना ठीक रहेगा। राइनहार्ड कहती है, जब मैं छोटी थी मेरे फादर ने मुझे इसी तरह कहानी सुनाई थी। माय लेडी, मार्कस लिंके ने पक्का से आपको पूरी स्टोरी नहीं सुनाई होगी, क्योंकि एक बार जब बर्फ का तूफान आता है उसके बाद दोबारा से स्प्रिंग चालू हो जाती है। एंड क्या आपको पता है उसके बाद नई नई जिंदगियां पनपती है। ये सुनकर राइनहार्ड पूछती है, लेकिन कैसे। डेट्रिक बताता है, क्योंकि जो गॉडेस ऑफ स्प्रिंग है वो हेल्से की ही बेटी है। तो अगर वो हेल्से की बेटी है तो इसका मतलब आपको क्या लगता है उस रात हेल्से और एलुटिका के बीच में क्या हुआ होगा, उन्होंने किस तरह वो पूरी रात बिताई। ये सुनकर राइनहार्ड शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है। उसके बाद डेट्रिक पर चिल्लाती है, क्या तुम्हें छोटे बच्चे के सामने इस तरह बातें करती हुई शर्म नहीं आती। फिर वो विलियम से कहती है, अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तो तुम अब सो जाओ। फिर उसको सुलाने के बाद डेट्रिक कहता है, माय लेडी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। राइनहार्ड कहती है, क्या। वो कहता है, क्या ये लड़का आपको आपके फादर की याद दिलाता है। मुझे अभी भी अच्छे से याद है जब मैं 6 साल का था तब विस्कॉन्टी लिंके ने एक 4 साल की छोटी लड़की को अडॉप्ट कर लिया था जो उन्हें स्ट्रीट पे मिली थी। एंड फिर उसे मैंने अपना मास्टर मान लिया था। मैं मार्कस लिंके को इसी तरह याद करता हूँ, वो बिल्कुल मुझे आपके बराबर ट्रीट किया करते थे। मैं बस उनकी वेसल्स में से दूसरा सन था। वो मेमोराइज करता है जहाँ पर मार्कस कहता है, डेट्रिक, आज के बाद से तुम्हें राइनहार्ड को प्रोटेक्ट करना है। तो यही सब याद करते हो उसको ये रियलाइज होता है कि वो सिर्फ यही नहीं चाहते थे कि हम दोनों की फ्रेंडशिप हो जाए क्योंकि हम सेम एज के हैं, लेकिन इसके अलावा भी वो चाहते थे कि मैं आपकी विस्कॉन्टी फैमिली के अंदर एक अच्छी पोजीशन को सिक्योर करने में हेल्प करूं। ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता कि मैं इन सब बातों को भूल जाऊं। फिर डेट्रिक दोबारा मन में सोचता है, ये सारी आदतें और जिस तरह से राइनहार्ड इस लड़के को छू रही है और इसके फोरहेड पर किस कर रही है, एंड और तो और जिस तरह से ये इसके सामने फेरी टेल पड़ रही है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मार्कस लिंके करा करते थे। फिर राइनहार्ड बहुत उदास होकर कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मेरे फादर इस दुनिया में अब नहीं है। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, अरे नहीं माय लेडी, अगर ऐसा करने से आपके अंदर जो दर्द है उसको आप भूल पाती हैं तो ऐसा ही करिए। अगर इस लड़के को अपने पास रखकर और उसका ख्याल रख के अगर आपको आपके पास्ट को भुलाने में हेल्प मिलती है तो ऐसा जरूर करिए। ये सुनकर राइनहार्ड मन में कहती है, अगर दूसरे बच्चों से कंपेयर करा जाए तो विल क्रोना बहुत ही ज्यादा क्यूट है। एंड हाँ, ये भी सच है कि मैं इस तरह एक्ट कर रही थी मानो मैं अपने फादर को भूल ही गई, लेकिन मैं उस बास्टर्ड माइकल एलन को इसको तो कभी भूल ही नहीं सकती। एंड वो लौता रीजन जिसके लिए मैंने विल क्रोना को अपनी साइड में रखा हुआ है और उसका ध्यान रख रही हूँ वो यही है कि मुझे माइकल से रिवेंज लेना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कभी इसको भूल जाऊं। अगर उस बास्टर्ड का एक पैर तोड़ने के बाद भी मुझे उसको भूलना होता तो मैं स्टार्टिंग से ऐसा करती ही नहीं। आगे वो कहती है, थैंक यू डेट्रिक, मुझे अब अच्छे से रियलाइज हो गया है। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, अरे नहीं माय लेडी, मुझे तो बस थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं मैंने आपसे कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिससे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करें। वैसे जो भी हो, इसके बारे में बात करना थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन माय लेडी, या तो आपकी आंखें बहुत अच्छी है और ये आप कुछ ज्यादा ही लकी है। ये सुनकर राइनहार्ड पूछती है, आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। डेट्रिक कहता है, माय लेडी, मैं बात कर रहा हूँ उस ब्लैक वाइपर के बारे में जो कि आपके जांघों पर सो रहा है। ये सुनकर राइनहार्ड कहती है, क्या ब्लैक वाइपर। वो कहता है, हाँ आपने सही कहा, इस लड़के ने
इस हफ्ते 5 वुडन सॉर्ड्स को तोड़ दिया। ये सुनकर राइनेट बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में ऐसा हुआ? फिर डेट्रिक कहता है, इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है, वैसे मुझे भी इस पे विश्वास नहीं होता। फिर वो उठ के विलियम के पास आता है और कहता है, तो अब जब सोने का वक्त हो ही गया है तो हे जरा उठो और अपने रूम में जाके सो जाओ। फिर विलियम कहता है, डाइड्रिक। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, हे भगवान, अभी तक ये मेरा नाम अच्छे से बोलना नहीं सीखा, अब पता ही वो वक्त कब आएगा जब ये अच्छे से बोलना सीख लेगा। फिर राइनेट विलियम से कहती है, अगर तुमने अच्छे से और बहादुरी से डेट्रिक को फॉलो किया और हंट किया, देन उसके बाद से तुम मुझे रेन बुला सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए इसको प्रोनाउंस करना आसान हो जाएगा। ये सुनकर विलियम ब्लश करने लगता है और कहता है, ओके। तो बी सीन अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होता है। डेट्रिक और विलियम 5 गार्ड्स के साथ विंटर हंट पे चले जाते हैं। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर उन्होंने सक्सेसफुली एक रेनडियर को कैप्चर कर लिया था एंड विलियम ही था जिसने उस रेनडियर को हेड काटा था। उस सर्दी में अगर हम पिछले 2 बर्फीले तूफानों को इग्नोर कर दे तो जिसके अंदर 15 सिविलियंस की डेथ हो गई थी क्योंकि वो अपना घर का रास्ता भटक गए थे, तो हम लुधियाना को पीसफुल कंसिडर कर सकते हैं। तभी सीन सीधा 2 महीने बाद शिफ्ट होता है। वहाँ पर राइनर्ड मन में कहती है, अगले 3 सालों में यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर आग फैल जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न लैंड में। अब क्योंकि उस इलाके की जमीन बहुत ठंडी और सूखी होती है, तो इसी वजह से उस इलाके को फॉरेस्ट फायर से बचा के रखना होता है। लेकिन फिर भी लेलियन फॉरेस्ट फायर बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल में फैल जाती है। यहाँ पर पूरा 1 साल लग जाता है उस पूरी आग को बुझने में। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट का जो लैंड है वो पूरा इस वजह से वाइप आउट हो जाएगा। और इसी बीच माइकल के फादर जो कि करंट एम्परर है, लोगों को भरोसा उनसे उठ जाएगा और माइकल के एम्परर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे यहाँ पर इस फायर का फैलने का एक और बड़ा रीजन है क्योंकि लेलेन के दलदली इलाकों में एक तरह की ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। उस ब्लैक सॉइल को पीट्स भी बोलते हैं और बहुत लंबे समय के अंदर झड़े हुए पत्ते और वो पीट्स और बहुत सारी चीजें जो भी उस दलदल में मौजूद थे वो हार्ड हो गए और कॉइल में बदल गए। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेलेन फॉरेस्ट के अंदर इतने सारे पीट्स बरीड हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी पास्ट लाइफ को पहले ही जीत चुकी हूँ तो मैं इस बारे में जानती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे उस फॉरेस्ट में आग लगने से रोकनी होगी। इसके बाद उस ब्लैक सॉइल को, जिसको पीट्स भी कहा जाता है, मार्केट में सेल करके बहुत ज्यादा मनी अर्न करूंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लेलैंड फॉरेस्ट मेरी टेरिटरी के अंदर आता ही नहीं। तो आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे पास लेलैंड फॉरेस्ट के जो भी माइनिंग राइट्स हैं वो आ जाए। तभी पीछे से उसे कोई कहता है, राइन। तो वो पीछे पलट के देखती है, वहाँ पर और कोई नहीं विलियम होता है। उसे देखकर राइनट कहती है, बहुत वक्त हो गया विलियम, तुमसे मिले हुए, क्या बात हो गई, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? विलियम कहता है, डेट्रिक ने मुझे आपसे ये पूछने के लिए कहा था कि आपको उसे स्टेबल करना होगा। लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही राइनट उससे कहती है, विलियम, जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो तुम्हें उस पर्सन की तरफ देखना होता है। फिर वो उसे देखते हुए कहती है, विलियम को अभी भी दूसरों से बात करने में दिक्कत होती है, जबकि यहाँ पर पूरा 1 सीजन और दूसरी टेरिटरी में 2 सीजन गुजर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो ये बहुत कम टाइम है अगर इसे कंपेयर करा जाए एक ऐसे बच्चे के लिए जिसको उसके पेरेंट्स को प्यार भी ना मिला हो। फिर राइनट विलियम से कहती है, एंड हाँ, डेट्रिक को तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। फिर उसको देखकर राइनट कहती है, अरे तुम फिर से मुंह बनाने लग गए, डेट्रिक तुम्हारा टीचर है। फिर वो दोबारा से मन में कहती है, बहुत लंबा टाइम हो गया हम दोनों ने इस तरह बात नहीं करी, क्योंकि पूरे विंटर सीजन में ये डेट्रिक के पास ही था। वो विलियम को ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ के जाने ही नहीं दे रहा था ताकि वो रेनडियर का हिसाब बराबर कर सके जो ये पूरा अकेला ही खा गया था। लेकिन कभी कभार जब ज्यादा सर्दी पड़ती थी मैं कोशिश किया करती थी कि इसको अपने पास बुला लूं ताकि ये मेरे रूम में रुक सके, क्योंकि पूरे पैलेस के अंदर ये बहुत गर्म रहता है। लेकिन उसके बाद डेट्रिक वहाँ पर आके मुझ पे चिल्लाता है, माय लेडी, ये आप क्या करती है? प्रिंसेस एक यंग बॉय को अपने रूम में रखती है। आपको पता है ये तो एक परफेक्ट सीन है जिसके साथ माइकल एक अच्छा स्कैंडल क्रिएट कर सकता है और आपको फंसा सकता है। यही सब सोच के राइनट कहती है, हाँ वैसे भी वो सही कहता है, लेकिन फिर भी ये स्पेशली विलियम के साथ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। शायद हो सकता है वो विलियम को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता हो क्योंकि उसका बस एक बड़ा भाई है। लेकिन फिर भी ये इतने कम टाइम में इतना ग्रो कर गया एंड इसकी चिन और गर्दन के नीचे जो मार्क्स थे वो भी गायब हो गए।
एंड ऑल्सो इसके शोल्डर्स भी बहुत ब्रॉड हो चुके हैं। तो इससे इतना तो पता चलता है कि डेट्रिक की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो बेस्ट पार्ट है वो इसका फेस है। फिर वो उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं विल क्रोना से बस एक ही बार मिली थी। फिर वो फ्लैशबैक का सीन याद करती है जहाँ पर वो विल क्रोना से कहती है, मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम माइकल को पूरे पीसीज में डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल भी सही पर्सन नहीं है। एंड फिर प्रेजेंट में वो कहती है, मैंने अच्छे से देखा था उसके आईब्रोज पे वो स्कार, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं कि ये विल क्रोना ना हो। फिर विलियम राइनहार्ट से कहता है, रेन। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, अरे सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पास आ गई थी। फिर वो हमेशा की तरह कहता है, नो, वैसे ज्यादा पास आने में कोई बुराई भी नहीं है। इन वर्ड्स को सुनकर उसे कुछ याद आता है और वो सोचती है, मुझे लगता है इन वर्ड्स को मैंने कहीं सुना है। फिर वो थोड़े दिन पहले की मेमोरी याद करती है जहाँ पर डेट्रिक उससे कहता है, माय लेडी, आपको इसको डांटने की जरूरत है, अगर ये आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता तो। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, इसमें गलती क्या है अगर मैं इस बच्चे के साथ ज्यादा क्लोज रहती हूँ तो। फिर प्रेजेंट में वो हंसते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ती है। ये देखकर विलियम ब्लश करने लगता है। राइनहार्ट कहती है, उप्स, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? वो कहता है, नो। फिर विलियम उसको अपनी तरफ खींच के कस के गले लगा लेता है। ये देखकर राइनहार्ट मन में कहती है, आखिर आज ही क्यों मुझे इतनी पतली ड्रेस पहननी थी? हर एक पार्ट ये जो मेरा छू रहा है मैं उसको फील कर पा रही हूँ। आखिर अचानक से विलियम इस तरह एक्ट क्यों कर रहा है? इसका बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत हाई है, क्या ये अभी सीधा ट्रेनिंग करके आया है? फिर विलियम राइनहार्ट से पूछता है, रेन, क्या बात हो गई? वो कहती है, अरे नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझसे तुम्हारे जितना क्लोज हो। तभी वहाँ पर डेट्रिक आ जाता है। राइनहार्ट उसे देखकर कहती है, ही डेट्रिक, कैसा चल रहा है सब कुछ? फिर डेट्रिक कहता है, माय लेडी, मेरे पास कैपिटल से एक कॉन्स्क्रिप्शन ऑर्डर आया है। तो यहाँ पर कॉन्स्क्रिप्शन ऑर्डर से मतलब है कि पूरी कंट्री के सोल्जर्स को कैपिटल में बुला रहे हैं। ये सुनकर राइनहार्ट कहती है, क्या उन्होंने हमसे भी पूछा है? डेट्रिक कहता है, यस माय लेडी, एंड इसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए कि वो लोग इस तरह का ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं। राइनहार्ट कहती है, क्योंकि उनकी आंखों में मैं चुभती हूँ, मुझे लगता है उनको मेरी एग्जिस्टेंस भी पसंद नहीं है। डेट्रिक कहता है, उन्होंने लुदैन से 30 नाइट्स को बुलाया है। ये सुनकर राइनहार्ट शॉक हो जाती है और सोचती है, इसका मतलब लुदैन के जितने भी सोल्जर्स है उन सभी को जाना पड़ेगा। फिर आगे डेट्रिक कहता है, यस माय लेडी, लेकिन इसी के साथ साथ एक ऑफिशियल नाइट को भी जाना पड़ेगा जो कि मैं हूँ। फिर हमें बताया जाता है पूरे एलमकोइस एम्पायर में पूरी कंट्री के जितने भी लॉर्ड्स हैं वो हर विंटर में एक कॉन्स्क्रिप्शन ऑर्डर इशू करते हैं। ऐसा इसलिए कि जितने भी भूखे बारबेरियंस हैं नॉर्थर्न माउंटेन्स के अंदर, वो नीचे इंपीरियल लैंड की तरफ आ जाते हैं। तो सभी लॉर्ड्स के पास बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, पहला तो अपने सोल्जर्स को भेजना, दूसरा उनके बदले मनी भेजना। लेकिन ज्यादातर लॉर्ड्स मनी भेजना प्रेफर करते हैं। यही सब सोचते हुए राइनहार्ट कहती है, लेकिन लुदैन में तो हमारे पास बिल्कुल भी मनी नहीं है। फिर राइनहार्ट उस लेडी से पूछती है, मैडम, लुदैन के अंदर ओरिजिनली कितने लोगों को रखा गया था? माय लेडी, यहाँ पर पहले 10 नाइट्स को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि इस एस्टेट का साइज इतना बड़ा नहीं है। ये सुनकर राइनहार्ट सोचती है, तो इसका मतलब यूजुअल से 3 टाइम ज्यादा नाइट्स को हमें भेजना होगा इस बार। लेकिन फिर भी हमें कम से कम 1 या 2 नाइट्स की यहाँ पर भी जरूरत है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन के अंदर जितने भी प्रेडेटर्स और जंगली जानवर हैं वो बर्थ देना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से लोगों पर अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास इनफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने कॉन्स्क्रिप्शन ऑर्डर को फॉलो किया तो लुदैन के अंदर कोई भी गार्ड्स नहीं बचेंगे। फिर राइनहार्ट कहती है, डेट्रिक, क्या एम्पायर के लोगों को पता है कि तुम यहाँ पर आए हो? ये सुनकर डेट्रिक कहता है, ऑफ कोर्स माय लेडी, पूरे एम्पायर में सबको पता है कि मैं लुदैन आ चुका हूँ। जब मैं वहां से निकल रहा था सब लोग मेरे घर के आगे इकट्ठा हो गए थे। फिर राइनहार्ट हमें बताती है, डेट्रिक अर्नेस्ट, जो मेरे फादर के साथ बहुत बार बैटलफील्ड के अंदर गया है, वो पूरे एम्पायर के वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स में से एक है। तो भी आसपास जितने भी रूमर्स फैले हुए हैं कि डेट्रिक लुदैन आया हुआ है, मैं पक्का श्योर हूँ कि इसके पीछे भी माइकल का ही हाथ है। मैं कुछ भी करके उसे सड़क पे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। वो कमीना बास्टर्ड माइकल एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। राइनहार्ट के मुंह से ये सब सुन के डेट्रिक कहता है, माय लेडी, अपने शब्दों को जरा केयरफुली बोलिए। फिर राइनहार्ट उनसे पूछती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम आसपास के एस्टेट से मदद मांग सकें? क्या पता वो हमें कुछ नाइट्स उधार दे दे। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी, मुझे तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। राइनहार्ट कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? वो बताता है, ऐसा मेरी वजह से, क्योंकि हमारे चारों तरफ की जो भी लैंड है वो पूरी फायर में कवर हो चुकी है। ये सुनकर राइनहार्ट बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? डेट्रिक कहता है, मैंने नदनतीन एस्टेट को कहा था कि वो हमारे पास आधे ट्रूप्स और 2 नाइट्स को भेज दे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर बस 2 ही नाइट्स है।
एंड उन दोनों नाइट्स में से एक वहाँ के लॉर्ड का सन है। पर ये सब सुन के तो राइनाट बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है, वो कमीना माइकल, कसम से सही समय आने दो, वो तड़प तड़प के मरेगा। उस बास्टर्ड ने हमें चारों तरफ से फंसा दिया, अब यहाँ पर हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। फिर डेट्रिक कहता है, माय लेडी, आपने अब तक जो कुछ भी कहा मैं उससे एग्री करता हूँ। वेल, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सारे रास्ते बंद हो गए, यहाँ पर अभी भी हमारे पास एक रास्ता और है। आप यहाँ लुदेन से एक नाइट को भेज सकती है ताकि वो लॉर्ड नदनतिन के सन की जगह फाइट में कॉम्पीट कर सके। ये सुनकर राइनाट कहती है, आखिर तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ लुदेन में तो तुम ही एक लौते ऑफिशियल नाइट हो। डेट्रिक कहता है, मैं जानता हूँ माय लेडी, लेकिन मैं तो जा नहीं सकता, तो मेरी जगह। ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगता है। राइनाट उससे पूछती है, आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो। फिर डेट्रिक विलियम की तरफ देखते हुए कहता है, माय लेडी, कैसा रहेगा आप मेरी जगह विलियम को भेज दीजिए। राइनाट कहती है, क्या क्या सच में तुम सीरियस हो। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, वैसे भी अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन राइनाट कहती है, अरे नहीं, ये तो अभी भी बच्चा ही है, अगर हम विलियम को वहां पर भेज देंगे तो इसकी लाइफ भी रिस्क में जा सकती है। लेकिन ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी, ये आप क्या बात कर रही है, आपको तो पता ही होगा जब मैं 16 साल का था मैं मार्कस लिंके के साथ बैटलफील्ड में गया था, एंड मैं इस बारे में श्योर हूँ, एक ऐसा पर्सन जिसकी इस तरह की आंखें हो वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मैडम, क्या मैंने सही कहा। फिर वो मैडम बताती है, कुछ दिनों पहले उस लड़के ने गार्ड्स की स्वॉर्ड को तोड़ दिया और इसका शरीर इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है कि मुझे अभी तक 3 बार उसके कपड़ों का साइज बदलना पड़ा है। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, माय लेडी, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा, जब कभी भी यहाँ पर गार्ड्स को रिक्रूट करा जाता है लुदेन के अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस बच्चे को आप एक नाइट के तौर पे अपॉइंट कर दीजिए एंड फिर इसे नदनतिन एस्टेट में भेज दीजिए। मैं जानता हूँ कि आपको उसकी थोड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आपको आपके हाथों में एक नाइफ लेके रखना चाहिए बजाय उस बच्चे की केयर करने के, जब तक आपको प्रॉपर रिवेंज नहीं मिल जाता। तो इस तरह के रैशनल डिसीजन लेके उस बच्चे को अपने गोल्स के बीच में मत आने दीजिए। फिर ये सब कहकर डेट्रिक मन में कहता है, जब मैंने पहली बार इन र्यूमर्स के बारे में सुना था मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि राइनहार्ट ने क्राउन प्रिंस के पैरों पे स्टैप कर दिया था, इस वजह से उसको जेल भी हो गई। मेरी लॉर्ड, जिसको राइनहार्ट का नाम मिला, जो सिर्फ लिंके फैमिली के फॉर्मल वंशज को ही मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बस उस फैमिली की एक डॉटर है, तो लिंके फैमिली की विरासत तो इनको नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी मार्कस लिंके ने कुछ भी करके इनको एक नोबलेस्ट प्लेस दिला दी इस एम्पायर की एम्प्रेस बनाकर, ताकि एम्पायर के जितने भी लोग हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये प्रोटेक्शन कुछ ज्यादा ही सॉलिड है और राइनहार्ट को तो ये भी नहीं सिखाया गया कि आखिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, और इसी वजह से इसका अभी भी ऐसा नेचर है। लेकिन जो भी हो, हमारे पास यही इकलौता चांस है लुदेन को सिक्योर करने के लिए। फिर राइनहार्ट कहती है, डेट्रिक, तुमने कहा कि हम विलियम को एक नाइट की जगह पे रिप्लेस कर दे। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, यस माय लेडी, वैसे टेक्निकली तो मैंने यही कहा था। फिर राइनहार्ट कहती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम उसे 15 सोल्जर्स की जगह रिप्लेस कर दें तो इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। इससे भले ही एक सोल्जर के तौर पे उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन लॉर्ड नदनतिन का जो सन है उसकी जिंदगी बच जाएगी और वो सेफ रहेगा। फिर वो आगे डेट्रिक से कहती है, सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बट इसी के साथ एक पीस ऑफ लैंड भी। मैं सही कह रही हूँ ना। ये सुनकर डेट्रिक कहता है, यस माय लेडी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। राइनहार्ट कहती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेल एंड वेटलैंड। फिर हमें बताया जाता है रेल एंड वेटलैंड के अंदर पीट्स बरेड होती है। अब क्योंकि पीट्स बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है तो हम लोग इसे कोल की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। फिर डेट्रिक कहता है, माय लेडी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बस इतना ही कॉस्ट करेगा। उसके आगे कुछ कहने से पहले राइनहार्ट कहती है, नहीं विलियम यानी बिल कोलोना को वहाँ पर भेजना बिल्कुल वर्थ इट है। तो यार अब देखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जैसा कि हमें पता है विलियम पास्ट लाइफ में विल क्रोना के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब एम्प्रेस ने क्रोना फैमिली को खत्म करा दिया था उसके बावजूद विल क्रोना जिंदा था एंड कुछ सालों बाद माइकल ने उसे अपना मैड डॉग बना लिया था। फिर उसने इसको नाम चेंज करके बिल कोलोना कर दिया ताकि किसी को पता न चल सके। तो आगे अगर मैं बिल कोलोना भी बोलता हूँ तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहना। तो बैक टू द स्टोरी। डेट्रिक हंसते हुए कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा माय लेडी। ये कहकर वो मनी मन कहता है, मार्कस लिंके ने आपको नाम ऐसे ही नहीं दिया, आप मेरी लॉर्ड होने के काबिल है। फिर वो नील डाउन करके राइनहार्ट से कहता है, माय लेडी, मैं अच्छे से आपकी बात समझ गया हूँ, तो आज के बाद से मैं आपकी कमांड में हूँ। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। एंड मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट थी, उसका रीजन बस इतना सा है कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मुझे माफ करना कि ये वीडियो भी छोटी है। वेल हाँ, अगली वीडियो लेडी डेबोरा की होगी,
एंड मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो थोड़ी जल्दी लेके आ पाऊँ। तो अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद आए हो तो इसको लाइक कर देना। फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट देन।